हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं इक्विवेलेंट मास के बारे में और ये जानेंगे कि इक्विवेलेंट मास को आखिर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, इक्विवेलेंट मास और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म हैं जिनका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री हो चाहे नॉर्मेलिटी हो, कई सारी जगहों पर इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और नॉर्मली बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि इक्विवेलेंट मास है क्या और दूसरा इक्विवेलेंट मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है और इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। ये हमने यहाँ पर नंबर ऑफ़ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला दिया है। ये इसलिए दिया गया है सो दैट हम ये समझ सकें कि हमें इक्विवेलेंट मास की आवश्यकता क्यों होती है। यदि हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा। हमें इक्विवेलेंट मास आना चाहिए। तो जिस तरीके से मोलर मास हम टर्म यूज़ करते हैं या मॉलिक्यूलर मास होता है, उसी तरीके का एक टर्म होता है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास की यदि हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो हम कहेंगे मास ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड इन ग्राम विच रिएक्ट्स विद 1.00 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास। मतलब किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का वो मास जो कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास। अब ये डेफिनेशन रटने के हिसाब से तो ठीक है, बट एग्जैक्टली समझने के हिसाब से हम एक दूसरी डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। ये बुक में तो इस तरीके की डेफिनेशन हमें नहीं मिलती है, बट ये हमें समझने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मास और वेट ऑफ एनी एलिमेंट। अब देखिए, यहाँ पर मैंने मास और वेट दोनों टर्म का यूज़ क्यों किया है। एक होता है इक्विवेलेंट वेट और एक होता है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास जो होता है, तो मास को मेज़र ही वेट के टर्म में किया जाता है, क्योंकि मास जो होता है उसको हम काय में मेज़र करते हैं, वेट में। वेट मास की यूनिट नहीं है। मास की यूनिट तो होती है मोल, लेकिन नॉर्मली तौर पर हम अपनी लाइफ में चीज़ों के मास को वेट में ही मेज़र करते हैं। तो आप इक्विवेलेंट मास भी कह सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मास और वेट ऑफ एनी एलिमेंट और मॉलिक्यूल और आयन, किसी भी एलिमेंट, मॉलिक्यूल और आयन का वो वेट जो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कहलाता है उसका इक्विवेलेंट मास। जैसे मान लीजिए, मैंने कहा कि सोडियम जो होता है, सोडियम का 1 मोल है, सोडियम का 1 मोल होता है 23, और सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। मतलब सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। मतलब सोडियम का यदि हम 1 मोल लेंगे तो सोडियम के 1 मोल से 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। तो सोडियम का 1 मोल मतलब 23 ग्राम 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 23 ग्राम सोडियम, 23 ग्राम ही सोडियम का इक्विवेलेंट मास यहाँ पर होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम की मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम बनाता है Mg+2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि 1 मोल मैग्नीशियम से हमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। तो हमें आधा मोल मैग्नीशियम से 1/2 मोल मैग्नीशियम से हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमें आधा मोल मैग्नीशियम का इस्तेमाल करना पड़ता है, और हाफ मोल मैग्नीशियम कितना होता है, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम ही मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट होगा। अब ये जो डेफिनेशन है, ये क्या केवल एलिमेंट के लिए या मेटल्स के लिए काम करेगी? नहीं। जहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का इंटरचेंज हो रहा हो और उसके लिए जितना मटेरियल लग रहा हो, वही कहलाएगा उसका इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑक्सीडेशन या रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है और वहाँ पर +2 से +5 में जा रहा है। किससे? +2 से। हमारी स्थिति ये जो है कि +2 से +5 में जा रहा है। तो +2 से +5 में जाने का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स का इंटरचेंज हो रहा है। ऐसी कंडीशन में उसका जो मोलर मास होगा, उसको जब हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें उसका क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। तो ये तो एक कंसेप्ट की बात हुई। आइए अब हम यहाँ पर आगे बहुत आसान तरीके से इन चीज़ों को समझेंगे कि आखिर कैसे
हम किसी एलिमेंट का, किसी एसिड का, किसी बेस का, किसी सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाउ इट इज़ कैलकुलेट, इक्विवेलेंट मास को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट का यदि आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट का एटॉमिक मास ऊपर लिखिए और उसकी जो वैलेंसी होती है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और 1 से डिवाइड कर दिया तो कितनी निकल के आ गई, उसका इक्विवेलेंट मास निकल के आ जाएगा 23। मैग्नीशियम के केस में मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24 और 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, तो डिवाइडेड बाय 2, तो मैग्नीशियम का जो इक्विवेलेंट मास निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 12। और ठीक इसी तरीके से एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास यदि हमें निकालना है तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 9। मतलब 9 ग्राम एल्यूमिनियम आप लोगे तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो ये है इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड। किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप उस एसिड का मॉलिक्यूलर मास ऊपर लिखिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड ऊपर मेंशन करिए और वो एसिड कितने नंबर ऑफ H+ दे रहा है, डोनेट कर रहा है, उसको नीचे लिख के उससे डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 जो है, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है 98, हमने उसको ऊपर लिखा, और H2SO4 का एक मॉलिक्यूल 2 H+ रिलीज करता है तो डिवाइडेड बाय 2, तो टोटल निकल के आ जाएगा 49। कितना निकल के आएगा 49। तो H2SO4 का जो यहाँ पर H2SO4 का आपका जो इक्विवेलेंट मास निकल के आएगा वो निकल गया 49। HCl के केस में हम देखें तो HCl का जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज़ 36.5 और इसको हम डिवाइड करेंगे 1 से। क्यों? क्योंकि HCl का मॉलिक्यूल एक H+ रिलीज करता है, कोई एसिड जितने H+ रिलीज करता है उससे डिवाइड करना है। H3PO4 के केस में यदि हम देखें, ये मेरे ख्याल से 98 डिवाइडेड बाय 3, तो H3PO4 में H3PO4 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज़ 93 और H3PO4 का एक मॉलिक्यूल अधिकतम से अधिकतम 3 H+ रिलीज करता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है रिएक्शन को देख करके, यदि रिएक्शन में एक H+ रिलीज हो रहा है तो 1 से डिवाइड करिए, रिएक्शन में 2 H+ रिलीज हो रहा है तो 2 से डिवाइड करिए, रिएक्शन में जितने H+ रिलीज हो रहा है उतने से डिवाइड करिए, तभी आप एग्जैक्ट इक्विवेलेंट मास निकाल पाएंगे। ठीक है, यही तरीका आप इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेस का मॉलिक्यूलर मास लिखिए ऊपर और जितने नंबर ऑफ H+ आयन एक मॉलिक्यूल के थ्रू रिलीज हो रहे हैं उनको मेंशन कर दीजिए आप नीचे की तरफ। जैसे हम इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने NaOH लिया है तो NaOH का इक्विवेलेंट मोलर मास जो होता है दैट इज़ 40 को डिवाइड किया है 1 से, क्योंकि NaOH से हमें एक OH- रिलीज होता है, तो 40 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 40, इसका इक्विवेलेंट मास भी 40 होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2 OH रिलीज करता है, इसलिए इसके मॉलिक्यूलर मास को जो कि हमने निकाला है, मैग्नीशियम का होता है 24 प्लस OH का 17 मिला के 58, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 58 डिवाइडेड बाय 2, 29 ग्राम होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट। ठीक इसी तरीके से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का 78 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 3 OH- रिलीज करेगा तो 26 ग्राम यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो ये हो गया बेस का इक्विवेलेंट मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। किसी सॉल्ट का यदि कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, सॉल्ट का कैलकुलेट करने के लिए हम सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास ऊपर लिखेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर आपको कैटाइन या एनाइन नहीं लिखने हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कैटाइन और एनाइन में कई बार क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया CaCO3, तो कैल्शियम हमारा एक कैटाइन हो गया और CO3 हमारा दूसरा एक एनाइन हो गया, बट कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज आता है, 2 चार्ज आता है। CO3 पर भी कितना चार्ज आता है, 2 नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज लिखने हैं, दोनों को ऐड करके नहीं लिखना है।
और नंबर ऑफ कैटाइंस और नंबर ऑफ एनाइंस नहीं लिखने हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज से आप डिवाइड करेंगे। CaCO3 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज़ 100, तो 100 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि या तो 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं या 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो CaCO3 का जो इक्विवेलेंट मास निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 50। अब ये तो हो गई बात सॉल्ट की। सॉल्ट के बाद हम बात करते हैं कि यदि कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो, रेडॉक्स रिएक्शन में हमें यदि इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल का हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है, वेट निकालना है, उसका मॉलिक्यूलर मास ऊपर लिखेंगे पहले की तरह, और उसके बाद हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्टेट। वो मॉलिक्यूल ने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्टेट में अलग अलग, यदि रेडॉक्स रिएक्शन हुई है तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया होगा, तो जो चेंज आया है उनके बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस से हमें उस मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करना होगा। जैसे कि MnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर होती है +7 और जो प्रोडक्ट बना उसमें आया मैंगनीज ऑक्साइड जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर होती है +2। यहाँ पर ध्यान रखिए बाकी सारी चीज़ों के ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल हैं, केवल मैंगनीज की चेंज हो रही है, इसलिए उसको लेकर के स्टडी किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि यदि आप मॉलिक्यूल बदलेंगे तो मॉलिक्यूल के हिसाब से डेटा भी आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैंगनीज की बात करें इसलिए मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर ही देख रहे हैं, यहाँ +7 था, यहाँ +2 था, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आया 5, तो 158 जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है उससे हम उसको 5 से डिवाइड करेंगे, तब जा कर के निकल के आ जाएगा आपका ये इक्विवेलेंट वेट 31.6 ग्राम। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर हम KMnO4 के थ्रू टाइट्रेशन करते हैं, और टाइट्रेशन करते समय हमें उसके इक्विवेलेंट मास की आवश्यकता पड़ती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जहाँ पर हमने सीखा है इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट वेट में क्या डिफरेंस होता है, दूसरी चीज़ एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, रेडॉक्स रिएक्शन का और एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास हम किस तरीके से निकालते हैं, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।